हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का नेक्स्ट पार्ट विच इज लेक्चर नंबर 7। माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन इज आई एम कोमल गुप्ता, योर मेंटर, और आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको हेलो एल्कीन्स का लेक्चर 7। तो आर यू गाइज एंजॉयिंग द लेक्चर्स? डू लेट मी नो। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने किया था हेलो एल्केन्स के बारे में, SN1 SN2 रिएक्शंस, सारी केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या चीजें वो बना सकता है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हेलो अरीन्स के बारे में कुछ शॉर्ट्स चीजें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहां पर देखिए बच्चे कि सबसे पहले कि रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स, हेलो अरीन की रिएक्शन। अच्छा, रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आराम से देते हैं, जैसे कि एल्काइन या हेलो एल्केन्स देते थे। मतलब अगर हम बात करें अरीन्स की, तो हेलो अरीन्स क्या होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग उनमें जुड़ा होता है, हेलो अरीन्स बोलते हैं। ये सारी बातें हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं कि क्या डिफरेंस होता है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के बीच। तो बच्चे यहाँ पर क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा अगर मैं हेलो अरीन्स की बात करूं तो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि मैंने बात की थी, अगर मैं तुमसे कहूं कि हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं, तो बेटा हाई रिएक्टिव होते हैं, SN1 देते थे, SN2 देते थे, लेकिन दीज आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब बात ये आती है कि इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, जबकि हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बहुत बढ़िया सी होती थी। तो पहला पॉइंट है, पहला रीजन है बेटा इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम बात करते हैं 1 बाय 1 कि इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। तो ये देखो बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने मान लिया क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। देखो अगर रेजोनेंस के बारे में आपने पढ़ा है 11th लेवल पर, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे और ये बॉन्ड आगे की ओर ब्रेक होंगे। बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होने से दो चार्जेस अराइज हो जाएंगे, प्लस और माइनस। देखो इनको हम बोलते हैं कैनोनियल स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं हम, बड़े आराम से देखेंगे बच्चे, तो बच्चे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अपनी जगह पर और ये दो बॉन्ड एज इट इज। बच्चे आगे फिर से ये फर्दर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होने से प्लस माइनस। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो दूसरा कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ये क्लोरीन बेटा, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये यहाँ पर डबली बॉन्डेड। ये जो प्रोसेस है वो आगे तक चलता रहेगा, मतलब कि ये बॉन्ड फिर से यहाँ पर गया, ये बॉन्ड आगे की ओर ब्रेक किया, फिर से प्लस माइनस, और अगेन हमारा फिर से क्या होगा, ये आगे चलते चलते ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन ध्यान से देखो कि पाई बॉन्ड है वो लगातार रोटेट कर रहा है। पाई बॉन्ड का मतलब ये डबली बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है। अब हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखे जहां पर क्लोरीन जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड अटेन कर रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब ये जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ क्लोरीन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होना चाहिए, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को पहले हटाएगा, फिर उसकी जगह लेगा, ऐसे मंथ के थ्रू प्रोसेस करेगा और कार्बोकैटायन वहां पर बनने वाला। लेकिन यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन बनेगा, इसका मतलब इस क्लोरीन को हटना पड़ेगा। लेकिन ये क्लोरीन क्या है बेटा, पहली बात तो इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसके लोन पेयर्स इन्वॉल्व है, ये फ्री स्टेट में नहीं है कि इसको हम आसानी से हटा सकें। तो पहला रीजन है कि लेस रिएक्टिव का। लेस रिएक्टिव क्यों, अगर हट नहीं रहा है तो दूसरा
न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जानी है। दूसरा रीजन बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करें, अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं बात करती हूं हेलो एल्केन्स की, ये बच्चा, और दूसरा मैं बात करती हूं ये हेलो अरीन, और दूसरा मैंने बात किया हेलो एल्केन्स की, कुछ ऐसा हमने लिख लिया। अब बेटा आप बताएं कि जब मैं यहां पर बात करूंगी X के जुड़े हुए कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बोलो बच्चे क्या आएगा। और क्लियरली समझने के लिए हम इन बॉन्ड्स को क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये ऐसे। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों बेटा, डबली बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर हमने देखा कि ये बेटा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब आप बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, या फिर मैं बात करूं बच्चे बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कैरेक्टर होता है या जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कैरेक्टर होता है, बोलो बच्चे। S परसेंटेज जिसका ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, मतलब वो बड़े अच्छे से क्या करके रखेगा, बड़े अच्छे से वहां पर ज्वाइन होके रहेगा, उसको निकालना टिपिकल हो जाएगा। इसका मतलब कि फिर से हाइब्रिडाइजेशन मुझे ये बताता है कि यहाँ पर S कैरेक्टर क्या है, S कैरेक्टर मैक्सिमम है, और S कैरेक्टर मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनके बीच में। दूसरा रीजन बच्चे ये कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका था। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। अब आप बताओ, अगर केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड्स की ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की उससे कम हो जाती है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी कम, डबल बॉन्ड की कम। और बेटा एक और आपने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। मतलब कि अगर बॉन्ड लेंथ हमारी छोटी है, इन केस ऑफ हेलो अरीन्स, अगर बॉन्ड लेंथ हमारी छोटी है तो उसको तोड़ने के लिए, उसको डिसोसिएट करने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पर भी बच्चे अगर मुझे यहाँ से x निकालना है तो एनर्जी का अमाउंट क्या होगा, एनर्जी का अमाउंट मुझे बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस x। यहाँ से x आराम से हट जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी तो डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर आता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर क्लोरीन को निकालना टफ होता है। तो ये तो मेन रीजन थे जिसकी वजह से आप क्लोरीन को क्या कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते हो, आराम से हटा नहीं सकते हो, ये ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो लेस रिएक्टिव कहलाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चे कि हेलो एल्केन्स तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वही हम बात करें हेलो अरीन्स की तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कुछ रिएक्शंस देखते हैं और एक और रीजन बच्चे देखते हैं, एक और रीजन हम यहीं पे समझते हैं। बेटा अगर मैंने कहा, मान लो कि तुमने कुछ भी करके ज्यादा एनर्जी लगा के यहां से क्लोरीन को आपने रिमूव करा दिया। अगर रिमूव करा दिया बच्चे तो क्या यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, फिनाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाइल कार्बोकेटायन। और सभी बच्चों को पता है जिन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म बड़े अच्छे से पढ़ी है कि फिनाइल कार्बोकेटायन SN1 के थ्रू प्रोसीड नहीं करेगा, इट्स लेस रिएक्टिव। बेंजाइल कार्बोकेटायन रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, लेकिन फिनाइल अनस्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो दूसरा रीजन ये भी कि अगर क्लोरीन हटता भी है तो यहाँ पर लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स बनने के चांसेस होते हैं। तो बेटा ये रीजन थे। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल पर कि व्हाई हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलो एल्कीन्स। क्यों हेलो एल्कीन्स या हेलो अरीन्स
कम रिएक्टिव होते हैं अगर हम उनकी तुलना करें किससे, हेलो एल्केन से। तो आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर, 3 पॉइंट्स में आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ एनसीईआरटी से डायरेक्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, कुछ एनसीईआरटी से हम डायरेक्ट रिएक्शन देखते हैं। चलो एनसीईआरटी आपके सामने है, एनसीईआरटी हर बच्चे के पास होगी बेटा। यहाँ पर क्या रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर शो करता है। देखो पहली रिएक्शन यही है बेटा, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल बेटा OH ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। वो किस कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशन में तो लेस रिएक्टिव, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ वाइगरस कंडीशन में हो सकता है कि OH ग्रुप रिप्लेस कर दे हमारे इस क्लोरीन ग्रुप को। तो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर। और बच्चे टेम्परेचर आपको याद रखना है और प्रेशर आपको याद रखना है। तो इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखना है, आपने लिया क्लोरोबेंजीन, लेकिन आपने क्या किया किसी एल्कली के साथ, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर आपको क्या करना है, याद रखना है। एंड H+ का मतलब होता है बेटा फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। पहले यहाँ पर क्या बनेगा, पहले यहाँ पर डायरेक्ट OH नहीं बनता बच्चे, जब इसके साथ NaOH की रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है सोडियम फेनॉक्साइड आयन। ये बेटा सोडियम फेनॉक्साइड, बेंजीन का क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, एज अ इंटरमीडिएट। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो मुझे मिल जाता है फिनॉल। आपको डायरेक्ट दिया गया है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बच्चे फिर से अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, या फिर -I या -M ग्रुप भी कहलाते हैं। अच्छा, जैसे NO2 की बात कर रहे हैं, कहां पर बेटा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये क्या कर देता है, ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेन्स को इंक्रीज कर देता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर, देखो अगर आपने यहाँ पर देखा, ओके, आपने यहां पर देखा कि हमारे पास दिया है, गिवन है, देखिए जस्ट 1 मिनट, ये आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हियर दिस इज। आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये कैसा ग्रुप है बेटा, -M बोलते हैं या -I ग्रुप। ठीक, अब बच्चे ये क्या कर रहा है, पहले आपने कितना टेम्परेचर लिया था और अब आप कितना टेम्परेचर ले रहे हैं, आपको अब टेम्परेचर कम लेना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो NO2 ग्रुप है उसने क्या किया, उसने इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी, मतलब अब ये आराम से क्या हो सकता है, निकल सकता है और OH ग्रुप इसको क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इसकी जगह OH ग्रुप आ सकता है। फिर से देखो, दो NO2 ग्रुप लगा दिए, टेम्परेचर और कम दिख रहा है क्या, क्योंकि ये और ज्यादा रिएक्टिव हो गया, अब इसको टेम्परेचर की, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पहले केस में टेम्परेचर की जरूरत थी, अब उतनी टेम्परेचर की जरूरत नहीं है बच्चे। तो ये चीज है रिप्लेसमेंट वाली रिएक्शंस, जहां पर OH ग्रुप ने क्या किया, रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, Cl ग्रुप को। सबसे पहले देखा आपने बहुत ढेर सारा टेम्परेचर 623 केल्विन, लेकिन जब आप एक NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो 443 केल्विन, और अगर एक 2 NO2 ग्रुप लगा दिया आपने तो सिर्फ 368 केल्विन आपको लेना पड़ रहा है। तो टेम्परेचर डिफिशिएंट रिएक्शन। अब यहाँ क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, आपने क्या लिखा, आपने डायरेक्टली 3
टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसको बॉइल वाटर कर दीजिए, वाटर के साथ बॉइल कर दीजिए, वार्म कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होती हुई दिखेगी। तो ये 3 केस याद रखने हैं। ये तीनों केस किसको शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन या फिर हेलोअरीन्स। ठीक है, चलो कुछ और पॉइंट्स। तो बच्चे ये पता चला कि यहां से कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ज्यादा नहीं देते हैं। तो बच्चे ये फिर किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, बेटा ये रिएक्शंस देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियरली विजुअल होगा बच्चों को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब अब कोई न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, अब एक इलेक्ट्रोफाइल आके किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने वाला है। तो गुड टू गो, चले आगे। चलो बेटा हेलोएल्कीन्स अंडरगोज द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। कौन कौन सी, जरा देखो, ये पूरी ऑर्गेनिक में मिलेंगी तुम्हें बार बार। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये 4 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो तुम्हें थ्रू आउट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे हेलोजिनेशन की। सबसे पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। ये रही हेलोजिनेशन आपकी। ठीक, हेलोजिनेशन का मतलब होता है, जिनेशन का मतलब होता है एडिशन। तो हेलो का मतलब हेलोजन और जिनेशन का मतलब एडिशन। इसका मतलब कि एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब बच्चे कि एडिशन ऑफ हेलोजन एटम X। क्या करते हैं बेटा, यहां पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, हमने किसी भी हेलोजन, तुम X, Cl, Br कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पर हमने एक लुईस एसिड लिया है बच्चे, FeCl3 या एल्युमिनियम का ट्राइक्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या बना, देखो यहाँ पर आर्थो या पैरा पोजीशन पर, या तो आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन वाला तुम्हें क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड आपको क्लोरीन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी हेलोजन आके लग जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये है पैरा और ये है आर्थो पोजीशन। ये है पैरा पोजीशन, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। हमेशा याद रखना कि जो पैरा वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो मेजर होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आर्थो। आर्थो क्यों बेटा, क्योंकि बगल वाली पोजीशन है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस वाली चीजें आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप का जुड़ना। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप का जुड़ना। देखिए बेटा, नाइट्रेशन में हमेशा ये कंडीशन होती है कि हमें क्या क्या ऐड करना होता है, हमें लेना होता है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एसिड में मैंने क्या लिया, एसिड में मैंने लिया H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये नाइट्रेशन की कंडीशंस होती हैं। किसी का भी अगर मुझे नाइट्रेशन कराना है तो मुझे एजेंट्स यही लेने होंगे। हुआ क्या, सिंपली नाइट्रो कहाँ कहाँ आ जाएगा, आर्थो और पैरा। फिर से एक बार कौन मेजर, बच्चे मेजर हमेशा आर्थो वाला। दूसरा मैंने बात की सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग पर SO3H का लगना। देखो SO3H का लगना, सल्फोनिक एसिड का अटैच होना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन है, हमने हमेशा सल्फोनेशन में क्या कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करा देते हैं। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर SO3OH ग्रुप लग जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्या हम इसको आर्थो बोल सकते हैं, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गई आर्थो पोजीशन, बच्चा माइनर है दिख रहा है, और यहाँ पर आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि मेजर है।
एक लास्ट बेटा हमारे पास, जैसे मैंने बात की फ्रीडल क्राफ्ट की, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां पर आप लिख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, कई बार पूछी जाएगी तुमसे। ठीक है, चलो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो तरह की रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट। एक बार हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी बार हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बेटा एल्काइलेशन और असाइलेशन, जब कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो एल्काइलेशन, और जब कोई एसाइल ग्रुप जुड़ता है, एसाइल का मतलब होता है CH3CO या COCH3 पूरा पूरा ग्रुप आके लगता है तो हम बोलते हैं एसाइलेशन। तो पहली रिएक्शन क्या दिख रही है आपको, आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, क्लोरोमीथेन के साथ। हाँ, एक चीज याद रखना कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो चाहे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो, ये हमें हमेशा लेना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3। क्यों? क्योंकि बेटा ये कैटलिस्ट, ये रिएजेंट हमें हमारा इंटरमीडिएट देता है, और इंटरमीडिएट क्या होता है, एक कार्बीन होता है। ठीक, यहां पर एक इंटरमीडिएट देता है, अभी बस इतना समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि बेंजीन रिंग पर एक H हटा और ये CH3 जाके अटैच हो गया, तो बेंजीन रिंग पर क्या लग रहा है, एल्काइल ग्रुप लग रहा है। इसका मतलब हम इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब एसाइलेशन की बात करते हैं बच्चे। एसाइलेशन में देखो हम क्या करते हैं, सारी चीजें हमारी एज इट इज है, सिर्फ एक को छोड़ के। क्या, ये ग्रुप ध्यान से देखिए, ये ग्रुप ध्यान से देखिएगा, क्या लगा है, इसको बोलते हैं एथेनोइल क्लोराइड। ये क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन का एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। और एनहाइड्रस AlCl3 मुझे लेना ही क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग पर देखो क्या जुड़ा, बेटा ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ रहा है क्या, ये पूरा का पूरा COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको। तो अगर पूरा पूरा एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। मेन कौन होता है, मेन का मतलब मेजर कौन सा होता है, पैरा वाला मेजर होता है और आर्थो वाला माइनर होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो आपको ये बताएंगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होता है हैलोएरिन्स, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से देता है। तो यहाँ पर आपकी मेन जो जितनी भी रिएक्शंस थी वो हो गई हैं। अब 2 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और आपको पढ़नी है। पहली कौन सी है बेटा, पहली है वुल्ज-फुटिक रिएक्शन। बेटा आप लोगों को मैंने वुल्ज रिएक्शन बताई है हैलो एल्केन्स में। वुल्ज रिएक्शन क्या था, जब यहां देखते हैं वुल्ज रिएक्शन क्या थी बच्चे, वुल्ज रिएक्शन क्या थी, वुल्ज रिएक्शन थी बच्चे कि जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते थे, तो हम एल्काइल हैलाइड्स को ऐसे लिख लेते हैं 2 मोल सोडियम के साथ, ये 2 मोल है सेम, यहां से क्या निकल जाता था, NaX निकल जाते थे और क्या बन जाता था, मुझे मिल जाता था RR, मतलब कि मुझे यहाँ पर मिल गया था एल्केन, वो भी सिमेट्रिकल टाइप का एल्केन मिलता था, और इस रिएक्शन को बोलते थे वुल्ज रिएक्शन। अब बच्चे यहाँ पर एक फिटिग रिएक्शन होती है, ध्यान से देखना, फिटिग रिएक्शन, इन तीनों को एक साथ ही याद रखें। फिटिग रिएक्शन क्या होती है, फिटिग रिएक्शन बच्चे, फिटिग रिएक्शन होती है कि जब कभी 2 एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड या फिर हम कह सकते हैं कि 2 हैलोअरीन्स रिएक्ट करें 2 मोल सोडियम के साथ, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ये देखो यहां से 2 मोल हट गया और यहाँ पर बाइफिनाइल का
प्रिपरेशन होता है, मतलब दो बेंजीन रिंग यहाँ पर क्या होती हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। अब बेटा हमने नाम क्या लिया था, वुड्स फिटिग। इसका मतलब है कि जब एक हेलो एल्केन और एक हेलो अरीन आपस में सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। है ना इंटरेस्टिंग? क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिग रिएक्शन। चलो देख लेते हैं हम आपकी रिएक्शंस। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन, अब तो सिंपल कर दिया मैंने बेटा कि अगर दोनों हेलो एल्केन रिएक्ट करें सोडियम के साथ तो वुड्स रिएक्शन, दोनों हेलो अरीन्स रिएक्ट करें तो फिटिग रिएक्शन, और एक हेलो एल्केन्स या एक हेलो अरीन्स आपस में रिएक्ट करें तो वुड्स फिटिग रिएक्शन। तीनों एक साथ याद रखना हमेशा। तो हमने कहा कि बेटा एक हेलो एरीन्स हमने ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पर क्लोरो ले लिया, प्लस यहाँ पर हमने 2 मोल सोडियम ले लिए, और हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया CH3। क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये NaCl हट जाएगा और क्या बन जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। जो कुछ बचा है बेंजीन मेरे पास बचा ही था, उसके साथ ही लग जाएगा CH3। क्या बन गया, ये मिथाइल बेंजीन, या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन इज द कॉमन नेम ऑफ मिथाइल बेंजीन। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि जो मैम कह रही है वो सच में सही है। तो ये देखो बच्चे, आपकी वुड्स फिटिग रिएक्शन आपको दिख रही है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या देखा आपने, वुड्स फिटिग रिएक्शन में आपने ये देखा कि 1 मोल हेलो अरीन और 1 मोल हेलो एल्केन्स जब सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है मुझे, ये एल्काइल ग्रुप आके लग जाता है और NaX बाहर निकल जाता है। अब देखो फिटिग रिएक्शन भी यहाँ पर बताया है, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिटिग रिएक्शन क्या थी बेटा, फिटिग रिएक्शन क्या थी, फिटिग रिएक्शन में जब दोनों मोल हेलो अरीन्स होते थे तो वहां पर फिटिग रिएक्शन होती थी। 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट किया और डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बनाते थे, 2 बेंजीन ग्रुप जुड़ जाते थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। आई होप कि ये पूरा जितने भी 7 लेक्चर्स हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT के सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो बोर्ड्स में हो चाहे वो किसी कंपटीशन में हो। सो थैंक यू सो मच गाइज।